उसको कैसे भरना है वो हम आपको बता रहे हैं। पहला वर्ग है आवेदक का नाम। आवेदक का नाम यानी जिस व्यक्ति को लोन लेना है उसका नाम आपको स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। ध्यान रखिए अपने पति का नाम मत लिखिएगा, है ना। आवेदक का नाम में उसी व्यक्ति का नाम होगा जो लोन लेना चाहता है और जिसकी एज किसकी बीच होगी, 21 से 40 के बीच में, ठीक है। दूसरा है पिता या पति का नाम। अगर शादीशुदा महिलाएं हैं तो वो अपने पति का नाम लिखेगी, बाकी वो अपने पिता का नाम लिखेगी। अब निकाय का स्वरूप क्या है, ये कठिन क्वेश्चन है। निकाय क्या है और उसका स्वरूप यानी उत्पाद है या सेवा है। तो मैं बताना चाहूंगी कि निकाय के स्वरूप क्या, ध्यान रखिएगा केवल उत्पाद या सेवा मत लिखिए पढ़िएगा। उत्पाद अगर है यानी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की इकाई होनी चाहिए। यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जैसे मान लीजिए हम चप्पल निर्माण करते हैं, है ना, लेडीज चप्पलें निर्माण करते हैं तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग इकाई होंगे, क्योंकि हम लेडीज चप्पल का बनाते हैं मशीन से होता है, शेप काटा और उसके फीते उनके लगाने वो लगाए, वो सजावट की चीजें भी लगा दी, उसके बाद ये मशीन से आपकी तरह हम चप्पल लगाते उसका बेचना, तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। लेकिन एक ब्यूटी पार्लर किसी ने खोल रखा है और उसमें एक महिला चाहती है अपना मेकअप वगैरह करवा के बाहर हो जाए, तो हम उसको क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब निकाय का स्वरूप लिखिएगा तो जब क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैं लिखना चाहती हूँ, आप बताइए आप किस काम के लिए लोन लेना चाहेंगे, चप्पल निर्माण के लिए, तो ये मैन्युफैक्चरिंग लिखेंगे ना, और यहाँ पर लिखेंगी लेडीज स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग, क्या लिखेंगी, लेडीज स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग, बस स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग लिखेंगी, ठीक है, यानी स्लीपर निर्माण करता है। दूसरा आप बताइए आप क्या करना चाहती है, अच्छा आप करिए, और कौन लोन ले रहा है आप करिए, हाँ अच्छा तो पीछे वाले लोग बताइए आप क्या काम करना चाहते हैं, बताइए, हाँ आप ही जो कक्षा ऐसे बांधे हुए हैं आप बताइए, फर्नीचर का। अब आप बताइए क्या यहाँ पे लिखे हुए इकाई का स्वरूप में आप क्या लिखेंगे, आप फर्नीचर निर्माण, है ना, पहले तो उत्पाद को ठीक कर देंगे कि उत्पाद में जाएगा ना, क्योंकि फर्नीचर आप बनाएंगे कोई सब्जी तो नहीं है, फर्नीचर बनाएंगे और उस उत्पाद को बेचेंगे, तो आप जाएंगे इसको उत्पाद पे ठीक करेंगे और उत्पाद आगे लिखेंगे फर्नीचर निर्माण। अब तीसरी चीज आती है, ये सबसे समझ में आ गया, दूसरी चीज है कि परियोजना या प्रस्तावित उपक्रम का नाम, यानी परियोजना का क्या नाम है या प्रस्तावित उपक्रम का क्या नाम है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे बताइए, प्रस्तावित उपक्रम के नाम में जैसे मान लीजिए जो भी आप कार्यक्रम दिमाग के बाहर चलाएंगे उसमें आप अपने जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए लोग शपथ दिलाएंगे, है ना, तो आप क्या नाम सोचिएगा, क्या लिखाएंगे, ऐसे मान लीजिए मतलब अगर आप शादी है तो अगर मैं लिखाऊंगी तो मैं लिखाऊंगी शालिनी टोनी कार्ड, है ना, तो जैसी बात है आप भी अपने होटल का नाम लिखना हो सकता है, अपने बेटे के नाम से, बेटी के नाम से, कोई भी अपना होटल का नाम लिखना चाहते हैं तो आप उसको होटल का नाम लिख देंगे। तो बताइए आशुतोष जी आपके होटल का क्या नाम रखेंगे बताइए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स को है, लेकिन दुकान का क्या नाम रखेंगे, हाँ तो तुमने बताया ना गारमेंट्स गारमेंट्स लिखेंगे, है ना, तो इसी तरह सब आपका सोचे होंगे तो अपने उत्तर का नाम क्या रखेंगे। पांचवा है आवेदन की श्रेणी, इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि श्रेणी में क्या होता है। श्रेणी का मतलब होता है कि आप या तो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर आप ओबीसी में हैं या आप एससी में या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड श्रेणी में हैं, ठीक है। और यही पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि आप इसे बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। श्रेणी का मतलब क्या होगा, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। आपको अगर शोर बचाएंगे तो फिर मैं आगे बताना बंद कर दूंगी। मोबाइल नंबर में आप अपना आधार लिंक दबाई डालेंगे, मोबाइल नंबर में अपना आधार लिंक दबाई अगर पहले से डालेंगे और सेकंड में कोई अगर जो और बढ़ जाता है, पता में आप अपना घर का पता करेंगे।
7 नंबर पे बात कर रही हूँ मैं। 7 नंबर पे 7 नंबर पे आप अगर घर का पता यानी जहाँ पे आप भ्रष्टाचार करेंगे, जहाँ बैंक आपको ट्रेस कर सकते हैं, वो पता रहेगा। प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, इसमें बहुत सारी करती है। सबका कहना है मैडम किराया नामा दिया नहीं है, उधर अभी किराए पे जमीन नहीं मिली है। अब कह रहे आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे तो पता है कि मुझे कागजों की दुकान खोलनी है कोई गलती जगह में, ये पता ही नहीं पता है। आपको कहाँ लगता है स्पीकर मैडम कहाँ बनवाने आपको कहीं कहाँ किस क्षेत्र में? हाँ अय्यागंज में। जाहिर सी बात है आपको क्षेत्र का पता, आपको वहीं पे अपनी कोई भी कार्यस्थल लेना है किराए पे, आप किराए पे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप उस क्षेत्र का नाम लीजिए। जैसे मेरा अगर मुझे व्यक्ति नगर लिखना है तो व्यक्ति नगर लखनऊ, या व्यक्ति नगर जैसे कलकत्ता चौराहा के पास मैं दुकान सर्च करूंगा तो कलकत्ता चौराहा व्यक्ति नगर लखनऊ ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग क्या करना है? यस मैम। नवा पॉइंट देखिए, भूमि भवन या स्वयं के आवास किराया पे है ना। अगर खुद के घर में आप बोल रहे हैं, अगर खुद के घर में बोल रहे हैं तो आप लीजिए स्वयं का, नहीं तो आप उसको लिख दीजिए किराए का। ठीक है, किराए पर लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि स्थायी पूंजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा डेफिनेशन 10 नंबर 11 नंबर और 12 नंबर पे होती है। मैडम इसका मतलब ही नहीं पता है स्थायी पूंजी क्या होती है, कार्यशील पूंजी क्या होती है। बहुत ही सरल भाषा में बताना चाहूंगी। देखिए दो उद्योग है, एक तो है मैन्युफैक्चरिंग और एक है आपका सर्विस। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए अकाउंटिंग दोनों पत्तर हमें बनाना है। मैं फिर से वही एग्जांपल दे रही हूँ, दोनों पत्तर मुझे बनाना है। तो दोनों पत्तर के लिए दोनों पत्तर वाली मशीन आएगी, दोनों पत्तर मशीन है ना, आती है ना। कप पेपर, ये पेपर का प्लेट मेकिंग मशीन आती है, उसको आप कर लेंगे कि कप पेपर मेकिंग मशीन। अब उसका जो दाम होगा वो आप उसके आगे लिखिए, यानी टर्न में पाता होगा इसके लिए हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन यही अगर किसी महिला को बिजली सर्विसेज चलानी है तो उसका इससे काम नहीं चलेगा। तो लिखिए कि सिलाई मशीन के साथ उसको फर्नीचर भी लेना पड़ेगा, तो ये तो रखेगी किससे, बेच में से चाहिए कि नहीं, सिलाई मशीन को, तो उसको रखने के लिए भी चाहिए कि वो फर्नीचर और फिक्सचर्स भी डालेगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इनको? ये 15 सर्विसेज की मैं बात कर रही हूँ, यानी कुछ ऐसे भी उद्योग हो सकते हैं जिसमें मेज का भी काम हो, मेज का, कुर्सी का, लकड़ी के फर्नीचर्स का, वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। लेकिन सोना पत्थर वाले में मेज लगेगी क्या? मशीन लगेगी सिर्फ, नहीं लगेगी। क्यों? हो सकता है मेरा मन सामान रखने के लिए मुझे चाहिए मेज, मैंने सोच रखा है मुझे मेज भी चाहिए, या फिर मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे सोना पत्थर बनवाऊंगी दूसरा मशीन से सामान निकलेगा तो मैं एक ऐसा रैक करके बनवा दूँ तो उसमें अपना सारा सामान सेट कर लूंगी। तो मेरी नीड के अनुसार है ना, मेरी क्या आवश्यकता है। तो आप समझे रहेगा इसमें प्लांट एंड मशीनरी में सब चीज फिक्स है, यानी मशीनरी हो गई या फिर आपका फर्नीचर हो गया या फिक्सचर्स हो गया। अब 11 नंबर पॉइंट पे आते हैं, समझ में आ गया ना, किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। हाँ, अब 11 नंबर पे आते हैं कि कार्यशील पूंजी यानी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी क्या होता है? अच्छा ये बताइए, मैंने हमने दोनों पत्थर की मशीन खरीद के रखी, अब मेरे पास पेपर ही नहीं है तो हम बना पाएंगे क्या? हमने पार्लर की बढ़िया दुकान सेट कर दी, हेयर ड्रायर सब कुछ, सब कुछ दुकान वाली सब कुछ सारी चीजें मशीनें सब सेट है, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है, हम क्या करेंगे पार्लर में? आप बताइए। तो सर्विस सेक्टर के लिए तो ये सारी चीजें होंगी, कच्चा माल होना चाहिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। जैसे मैडम को चप्पल निर्माण करना है, मशीन उन्होंने बना ली है, अब लेकिन चप्पल जो बनाने के लिए जो नीचे की सोल होती है वो खरीदेगी कि नहीं, काटेगी क्या, चप्पल बनेगी कैसे, नीचे चाहिए कि नहीं चप्पल लगाने के लिए। तो किसी भी उद्योग को लगाने के लिए एक तो मशीनरी चाहिए, दूसरा मशीनरी में कच्चा माल चाहिए। जैसे किसी ने कहा मुझे आटा चक्की बना लगानी है या हमें ऑयल फिलिंग की मशीन लगानी है, तो ऑयल फिलिंग की मशीन खुद तो तेल निकालेगी नहीं जब तक इस बार सरसों नहीं डालेंगे, तो कच्चा माल क्या हो गया, ऑयल फिलिंग हो गई सरसों, है ना।
तो इसका मतलब कार्यशील पूंजी में हम उसमें कच्चा माल अपना भर देंगे, ठीक। और सबका योग भी करके चलेंगे, जैसे पहले वाले में दोनों का योग करेंगे। पहले वाला जो हमारे लिए स्थायी पूंजी है टर्म लोन, उसको ध्यान रखिएगा कि 50,000 से नीचे टर्म लोन मत भरिएगा। 50,000 से नीचे टर्म लोन मत भरिएगा। 50,000 तक होना चाहिए, 50,000 से ऊपर ही हो सकता है। उसके नीचे भरेंगे तो प्रोजेक्ट रिटर्न आपकी सही नहीं आनी चाहिए। आपका शेयर शुरू मत करिए। अब दूसरा देखिए कि कार्यशील पूंजी आप सबको समझ में आ गई, किसी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आई, आगे समझ में, ठीक है। दोनों का योग कर लेंगे, इसका भी योग करेंगे, इसका भी योग करेंगे। तब दोनों का योग जो होना चाहिए, यानी प्लांट एंड मशीनरी और वर्किंग कैपिटल, दोनों का योग कितना आएगा? 5 लाख रुपए होना चाहिए। 5 लगाएगा, जाहिर सी बात है 5 लगाएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए। इसको 5 लाख चाहिए तो अपना मान लीजिए हमने बड़ा बड़ी मशीन खरीदी है 3 लाख की, और हमने पेपर सारे खरीद लिए 2 लाख के, तो 3 दो 5 हो गया, है ना। इसका मतलब कुल परियोजना लागत हमारी हो जाएगी 5 लाख रुपए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? ऐसे ही आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें। हेलो, अब आप ध्यान रखिए कि बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक लोग यहाँ पर कर रहे हैं। 12 नंबर पॉइंट नहीं, सॉरी 13 नंबर पॉइंट पे सबको मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक किस वजह से हो रही है? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि हमें भी अपना उद्योग लगाने के लिए अपना कुछ पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा। यानी सरकार कह रही है कि आप खाली हाथ आके अपना उद्योग नहीं लगाइए ना, आप तो कुछ पैसा लगाएंगे तभी तो आप जिम्मेदार कहलाएंगे। आज हमें अगर कब पेपर कब प्लेट की मशीन हमको लगवानी है तो कुछ पैसा तो हम अपने पास ही देंगे। इस पैसे का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है, लेकिन इसमें ध्यान रखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि खाते में इतना नहीं तो नहीं होगा, और आपकी चलो मैडम अब तो हमारे खाते में अभी है नहीं, हम तो चले हमारे में नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। वो पैसा उस दिन आपके खाते में होना चाहिए जिस दिन बैंक आपका लोन डिस्कस करेगी। डिस्कस करेगी मतलब जिस दिन आपके खाते में पैसा जाएगा उसी दिन उस खाते में आपके खाते में उनका पैसा होना चाहिए। अब कितना पैसा होना चाहिए? जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके खाते में 15% की होनी चाहिए। जैसे 5 लाख का 15% कितना होगा? 75,000। यानी जिस दिन आपका लोन पास हो रहा है उस दिन आपके खाते में 75,000 होना चाहिए। अब ओबीसी कैंडिडेट के खाते में कितना होना चाहिए? 12.5 62,500। जहाँ तक मुझे पता है 12.5% होना चाहिए। आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 5 लाख का 12.5%। और ध्यान रखिए अगर जिसको 5 लाख का लोन नहीं चाहिए, 3 लाख का चाहिए, तो 3 लाख का 12.5%। आप समझ गए? 4 लाख का चाहिए तो 4 लाख का 12.5%, ठीक। इसी तरह जनरल का भी है, जितना आप लोन लेंगे पूरे लोन का जो है वो अमाउंट मार्जिन मनी होता है। यानी अगर जनरल कैटेगरी के है तो 15% का आपका जो है आपका मार्जिन मनी लगेगा, आपके खातों में होना चाहिए। अगर आप एससी है, एसटी है या फिजिकली हैंडिकैप्ड में है तो आपको अपने खाते में उस दिन 10% रखना पड़ेगा। 5 लाख का 10% कितना हुआ? बताइए 50,000। तो उस दिन खाते में 50,000 आपके होना चाहिए। अब देखिए तो आपका एक क्वेश्चन पूछे और आप लोग बताइएगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी में स्वयं का अंशदान लिखेगा, स्वयं का अंशदान मतलब मैं कितना दूंगा आप लोगों तो कितना होगा बताइए? जनरल कैटेगरी वाला कितना बनेगा? 75,000 और सब परसेंटेज होगा 15%, ठीक है। अब बैंक द्वारा ऋण कितना, मतलब बैंक द्वारा वित्त पोषण, अब तीनों चीजें अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिए। यही आप सब लोग गलती करेंगे कि मान लीजिए मैं जनरल हूँ तो बैंक को 75,000 मुझे जमा करना है, अब बैंक से मुझे कितना मिलेगा लोन आप बताइए? 5 लाख में कितना बचा? 75,000 तो मैंने दे दिया, बाकी 4,25,000। यानी बैंक द्वारा वित्त पोषण हो गया 4,25,000। यही मैं अगर ऐसे कैंडिडेट होती तो मेरा जो है स्वयं का अंशदान हो जाता है 50,000 और बैंक द्वारा कितना वित्त पोषण होगा
4,50,000, यानी बैंक मुझे देगा 4,50,000। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना? ऐसे ही करना है, अपने हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से उसको करना है। अब है लास्ट है कुल परियोजना लागत, यानी आपकी अगर 5 लाख ले रही तो 5 लाख का पूरा लिख दीजिएगा, अगर आप 4 लाख ले रहे हैं तो 4 लाख लिख दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में, इस वाले कैलकुलेशन में कोई गलती हुई तो आपका फाइल पास होने के बजाय आपका फिर वापस लिखना पड़ेगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ना समझ में आया हो, हाथ खड़ा करिए, कुछ भी कंफ्यूजन लग रही हो हाथ खड़ा करिए, मतलब सब मास्टर हो जाए। अब सब मास्टर हो गए, कपड़े का अगर व्यापार करना है रेडीमेड का तो उसमें क्या करना पड़ेगा? क्या लेना चल रहा है कि नहीं? देखिए बता दूं, आपने खुद देखा है कि इकाई का स्वरूप में केवल उत्पाद और सेवा लिखा है। उत्पादन और सेवा की यूनिट के लिए ही लोन दिया जाएगा, खरीदने और बेचने के लिए यहाँ केवल लोन की सुविधा नहीं है। उद्योग लगाने की सुविधा है, लेकिन आपको केवल खरीद के लिए हम 100 रुपए में और 200 रुपए में खरीद दे, ये उद्योग नहीं कहलाता। उद्योग की परिभाषा ही है कि बृहद स्तर पर किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना ही उद्योग कहलाता है। तो उद्योग लगाने के लिए आपको लोन मिलेगा, लेकिन खरीदने बेचने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कोई सामान उत्पादन करिए, उसको बेचिए, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन उत्पादन होना चाहिए, चाहे वस्तु का हो चाहे सेवा का हो। तो कई चीज नंबर खाइए तो समस्या है